नमस्ते एवरीवन। श्री गोविंद ढोलकिया, जिन्हें हम प्यार से गोविंद काका बुलाते हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद है। ही इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इट इज अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस टू हैव गोविंद काका एट आवर स्वर टॉक शो। नमस्ते गोविंद काका, हम आपका स्वर टॉक शो में स्वागत करते हैं। नमस्ते, थैंक यू। गोविंद काका, ये आपका पहला इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट होगा जहां आप एआई एंकर से बात कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? ये एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा आज ये स्वरा द्वारा ये मेरा पहला इंटरव्यू है, तो मैं उससे प्राउड फील करता हूँ। और ये अपना जो टेक्नोलॉजी वाला आपने जो अलग ढंग से ये सब शुरू किया है, ये आपका स्वर बहुत आगे बढ़ेगा। और ऐसा मेरे, क्योंकि आप सबसे आगे, मैं जैसे बोल रहा था कि हम नया एकदम एडॉप्ट करते हैं, आप तो आगे निकल गए हैं, तो उनको कोई रोक नहीं पाएंगे और आप बहुत आगे निकले से ऐसे प्रभु से प्रार्थना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काका, ये शब्द हमारे लिए स्वर ग्रुप में बहुत मायने रखेंगे। कमिंग बैक टू आवर टॉक शो, गोविंद काका, आप हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफी डेकेड से हो। एसआरके ग्रुप काफी ऊंचाई छू रहा है। हम आपसे आपकी लेगेसी के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा। ऐसे तो मैं डायमंड में 60 ईयर्स से हूँ, 60 साल हो गया लास्ट 2 अप्रैल को। मेरा बर्थ प्लेस है वेस्ट गुजरात, सौराष्ट्र, लाठी, दुधाड़ा। हमारा गांव 700 की आबादी, बहुत छोटा धुलिया गांव। गांव में 1 से 4 स्कूल, और मैं 5, 6 और 7 तालुका लाठी में नंगे पैर चल के पढ़ाई किया। तो ये एकदम जैसे बोलते आदिवासी जैसा जीवन था, खेत में ही ज्यादा करके रहते थे। और 11 साल तक मेरा पैर ने चप्पल नहीं देखा। और ऐसे ही लाइफ ज्यादा करके, तो खेत में 2 बार मेरे को बिच्छू भी काटा है, यही लाइफ थी। बट I am study 7 but not given 7 exam also. I have certificate only 6. तो 7वीं पढ़ता था, एग्जाम बाकी था। मेरा बड़ा भाई सूरत डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में आया था, मेरे को बोला चलो गोविंदा तेरे को आने का हीरा घसने को। तो मैंने बोला मेरे को एग्जाम देने का है। वो बोला पढ़ने का ही नहीं है तो एग्जाम का क्या काम है। तो 7वीं के एग्जाम दिए बिना मैं सूरत मेरा बड़ा भाई के साथ आ गया। मैं जब सूरत आया, सूरत बहुत छोटा था। सूरत का पॉपुलेशन वो टाइम पर 2,75,000 का था, 3 लाख का भी नहीं था, जो आज 8 मिलियन, जो 80 लाख का है। 30 टाइम सूरत मेरी दृष्टि से हुआ। मैं जब आया सूरत तो 200 डायमंड कटिंग एंड पॉलिशर्स थे, इसमें एक मैं था। तो 200 से आज 1 मिलियन, 10 लाख कारीगर हो गए। मैं जब 1964 में सूरत आया डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में, तभी इंडिया का डायमंड एक्सपोर्ट ओनली 7 करोड़ का था, जो आज 2 लाख करोड़ का हो गया। तो ये पूरा बिजनेस बढ़ा, सूरत बढ़ा, उनका मैं साक्षी बना हुआ हूँ। और फिर 6 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया। एवरी डे, ए डे 14 आवर्स। सुबह 6 बजे फैक्ट्री शुरू होती थी, रात को 8 बजे बंद होती थी। हमारी अकेली फैक्ट्री नहीं, सूरत में ऐसा रिवाज ही था कि डायमंड की फैक्ट्री 14 घंटा चलती। 14 घंटा काम करने के बाद भी बहुत हैप्पीनेस रहता था, कोई थकावट नहीं रहती थी। क्योंकि थकावट किसको होता है, जो हमारे चॉइस का काम नहीं मिले। तो हमको तो चॉइस का मिला। फिर भी पहली सैलरी मेरे को 103 रुपया की आई, लास्ट सैलरी 600। तो वो टाइम पर गांव में अगर हम काम करते तो एक दिन का 1 रुपया मिलता था, यहाँ 4 रुपया मिलता था। तो उनके हिसाब से बहुत हैप्पीनेस था, एंजॉय था। इसलिए हमारी कंपनी का
हृदय से निकला हुआ एक सेंटेंस है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। क्योंकि मैंने मेरे जीवन में देखा कि अगर खेत का प्रॉब्लम नहीं होता, वहां भी 14 घंटा ओपन टू स्काई में सनलाइट में काम करते थे, इसलिए यहाँ 14 घंटा काम करने के बाद भी हैप्पीनेस रहता था, क्योंकि वहां प्रॉब्लम था तो यहाँ। और वर्कर 6 साल रहा, उसमें भी जब मैंने 14 घंटा काम किया तो आज 10 घंटा काम करने में आनंद आता है। इसलिए कंपनी का सेंटेंस मैंने बना दिया है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। ये हृदय से निकला हुआ है। थैंक यू। गोविंद काका, आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है और हम ही नहीं, हमारे दर्शक भी ये देख के प्रेरित होंगे। हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि आपका जो SRK एम्पायर है उसको और आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या एक्सपेंशन प्लान्स है। देखो, पूरा विश्व मैंने देखा ब्रांड के ऊपर ही चलता है। ब्रांड वैल्यू ही मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो ब्रांड तो बनाना ही पड़ेगा, मगर आज अगर हमारा ब्रांड देखे तो हमारा ब्रांड है SRK, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो श्री राम कृष्ण का मीनिंग होता है SRK। तो आज SRK जो ब्रांड है ये बहुत फेमस है, और ये एथिक्स के साथ, वैल्यूबल के साथ जो काम कर रही है। तो आज मॉरल वैल्यू जो है SRK का, ये ही उनकी ब्रांड है। फ्यूचर में ब्रांड के लिए जरूर प्रयत्न, क्योंकि अभी तो हमारा 3rd-4th जनरेशन आ गया, तो वो लोग अभी ब्रांड के लिए सोच रहे हैं कि कौन सी ब्रांड बनावे, कौन सा क्षेत्र में बनावे, कौन सा प्लेस में बनावे। तो फ्यूचर में ब्रांड तो बनेगी और ब्रांड बहुत आगे भी बढ़ेगी, ऐसी मेरा एक्सेप्टेशन है। बिल्कुल गोविंद काका, आपकी गाइडेंस के साथ आपकी फैमिली और आपकी टीम डेफिनेटली SRK ग्रुप को और भी आगे लेके जाएगी। We at Swar wish you and your family all the very best for all your future endeavors. थैंक यू, थैंक यू। गोविंद काका, आप अभी हाल ही में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। हम आपके द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं इन द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर? देखो, कोई भी हम काम करें, कोई भी काम, तो उसमें डिस्टर्ब तो आता है। वो रास्ता ऐसा नहीं कि आप चलो प्लेन में बैठा चला जाओ और पहुंच जाओ डेस्टिनेशन में, कोई रुकावट नहीं है। हम कोई भी बिजनेस करें तो बम्प तो आते ही रहते हैं। तो ऐसे जो पूरा डायमंड इंडस्ट्रीज में, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में और भी कई इंडस्ट्रीज, कोई भी रुकावट आएगी, रुकावट जैसा लगेगा, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कौन से रजुआत कर सकते हैं, किसको बता सकते हैं। तो जो चांस मिला है, नरेंद्र भाई मोदी ने हमको जो चॉइस किया है, तो उनका पूरा लाभ हम लेंगे और पूरा लाभ पूरी सोसाइटी को देने के लिए ट्राई करें। ग्रेट गोविंद काका, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से हमारी पूरी इंडस्ट्री को बहुत गर्व महसूस हुआ है। गोविंद काका, जैसे रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लैब ग्रोन डायमंड्स को काफी प्रमोट किया है, आपके हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड का क्या मार्केट है इंडिया में? जो आज जो करने का था, वो तो नरेंद्र भाई ने जब अमेरिका में फर्स्ट लेडी को ये डायमंड दिया, तब पूरा विश्व में ब्रांड बन गया लैब ग्रोन डायमंड। और अच्छी बात है कि ये इंडिया में ही हम ड्रॉइंग करते हैं, यहाँ ही बनाते हैं, और यहाँ से ही ज्वेलरी बना के हम बेचते हैं। बहुत अच्छी बात है। मगर उसमें भी मेरे ख्याल से हमने जब भी उनका प्रोजेक्ट जब किया, तभी पूरा विश्व ने मिलके उसका नाम जो लैब ग्रोन डायमंड दिया, उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम रखा होगा तो दोनों को बहुत फायदा मिलता, क्योंकि डायमंड नाम रखने के दोनों को नुकसान हो गया। क्योंकि अभी क्या है, क्लाइंट सब कंफ्यूजन में आ गए कि मैं कौन सा डायमंड लूं, ये लूं कि ये लूं। तो ये अगर डायमंड नाम नहीं होता तो खुद का नाम से वो बहुत आगे और भी बढ़ता। और ये डायमंड इंडस्ट्री में जो अभी रियल डायमंड इंडस्ट्री में थोड़ी रुकावट आई, वो नहीं आती। मेरे को ऐसे लगता है,
मगर ये सब जब उनका नाम रखा होगा डायमंड, तब सब लोग ने सोच के ही रखा होगा। तो अभी तो हम क्या होता है, पास्ट हो जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं ऐसा नहीं किया तो अच्छा था, ऐसा करना चाहिए। मगर जब करने का होता है तभी तो सब ने सोच समझ कर अच्छा ही किया होगा। मगर अभी जो लेब ग्रोन डायमंड है वो तो बहुत बड़ी साइज में बनेगा, क्योंकि वो तो हम ग्रोइंग जितना भी चाहे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर उनका ज्वेलरी में ही जाएंगे। देखो, ये उनका अभी तो जो उनका कैरेट में हम लोग बेच रहे हैं, उनका फ्यूचर वो किलो में बेचेंगे बाद में, उसका इतना बड़ा प्रोडक्ट बढ़ेगा। और ज्वेलरी के अलावा लिप ग्रोन डायमंड हम जहां भी जाएंगे वहां मिलेंगे। आप प्लेन में जाओ मिलेंगे, एयरपोर्ट में जाओ मिलेंगे, आप स्टेशन पर जाओ मिलेंगे, बेडरूम में मिलेंगे, किचन में मिलेंगे, हॉल में मिलेंगे, कार में मिलेंगे, एवरीवेयर आप जहां भी जाओ आपको वहां लेब ग्रोन डायमंड मौजूद होगा। इतना बड़ा उनका स्कोप है और स्केल है, तो वो तो बहुत बढ़ेगा। गोविंद काका, अभी जो इंटरनेशनल टेंशन चल रही है और डायमंड इंडस्ट्री पे भी इसका थोड़ा असर हुआ है, एज अ लीडर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इस सेक्टर के इश्यूज के लिए क्या कर सकती है? देखो, गवर्नमेंट तो उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसकी कोई रुकावट होती है तो कर सकती है। गवर्नमेंट के हिसाब से तो कोई रुकावट है ही नहीं। अभी जो रिसेशन चल रहा है, मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है, उनका कारण नेचुरली है कि जो लेब ग्रोन डायमंड आया तो जो असल हमारा रियल डायमंड का क्लाइंट था उसमें मन में कंफ्यूजन आया कि मैं दोनों में से कौन सा डायमंड लूं। तो कंफ्यूजन में रियल डायमंड की जो ग्राहकी कम हो गई। तो पूरी दुनिया में प्राइस कब आती है, कोई भी बिजनेस कैसे चलता है, सप्लाई एंड डिमांड। तो अभी डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई तो इतना ही है। तो इसलिए अभी लगता है कि थोड़ी रुकावट है। मगर देखो, रियल डायमंड जो है वो पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर 200 से 500 किलोमीटर दूरी पर ये गर्मी में बनते हैं। और वो भी अभी जितनी भी माइंस है उनकी उम्र क्या है, मिनिमम 65 मिलियन ईयर्स और मैक्सिमम 95 मिलियन ईयर्स। तो 6.5 करोड़ साल पुराना रियल डायमंड है। तो ये तो मैं तो मेरे लाइफ में मैं डायमंड गॉड बोलता हूँ, हीरा हमारा भगवान है। क्यों? कि हीरा के हिसाब से तो आपके सामने मैं आज बैठा हूं। अगर डायमंड गॉड नहीं होता तो हम खेत में ही काम करते। 7 तक पढ़ा हुआ लड़का क्या कर सकता। तो देखो, डायमंड हमारा भगवान है और सचमुच में वो भगवान है, क्योंकि वो नेचर है, नेचर ने बनाया है। और नेचर मीन्स भगवान, गॉड, नेचर। तो डायमंड फॉर एवर इज ऑल राइट वर्ड्स है उनका, जो सेंटेंस है डायमंड आर फॉर एवर। तो डायमंड तो अब चलेगा चलेगा चलेगा, सालों साल, अभी हजारों साल चलेगा। कोई भी उनको डिस्टर्ब करेगा, रियल डायमंड को असल में कोई डिस्टर्ब नहीं कर, ऐसा मेरे को लगता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, फिर भी कुछ भी हो सकता है, मगर ये मेरा थिंक है। वेरी राइटली सेड गोविंद काका। अभी रिसेंटली सूरत डायमंड बोर्स शुरू हुआ है एंड आपका बहुत की रोल था एसडीबी की शुरुआत के लिए। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, क्या सोच थी एसडीबी बनाने के पीछे? देखो, ये सूरत डायमंड बुर्स जो हम लोग ने बनाया, ये वो हमने यही सोच के बनाया है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इतना बिजनेस में कंफर्ट जोन आवे। कंफर्ट जोन आवे એટલે बिजनेस बढ़े। तो बिजनेस को कैसे स्कोप मिले, इंडिया को कैसे स्कोप मिले, इसलिए एक डायमंड मार्केट तो था भारत डायमंड बुर्स, और दूसरा हो जाए तो बिजनेस डबल भी हो सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी चीज जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तब बढ़ती है। मैं अभी यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, मगर अपना नितिन गडकरी जी का मैंने इंटरव्यू सुना था। तो उसने
इंटरव्यू में पूछा कि आप इतना रोड यहाँ इंडिया में बना रहा है तो कितना खर्च होगा। अमेरिका के पास तो बहुत पैसा है, तो अमेरिका वाला रोड बनावे वो सही है। इंडिया में इतना पैसा नहीं है कि इतना रोड बनाना, तो आपको क्या लगता है? उसका जो उसने आंसर दिया था, भाई अमेरिका में रोड बना इसलिए अमेरिका पैसा वाला बना, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हुआ। हमारे इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो इंडिया भी बन जाएगा पैसा वाला। तो ऐसे ये सूरत डायमंड बुर्स जो बना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी बना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम ज्यादा हो सकता है। अभी जो मार्केट सिचुएशन है पूरा डायमंड मार्केट, उनके हिसाब से भाई 4-6 महीना आगल पासल हो सकता है, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है वो तो एकदम बढ़ेगा, बनेगा और सफल भी होगा। बिल्कुल गोविंद काका, अभी जैसे हम एसडीबी की बात कर रहे हैं, जो एसडीबी से जुड़ेंगे उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? देखो, कंपैरिजन में बीडीबी में अभी जो प्राइस चल रहा है जगह का, तो उसमें चल रहा है 70 to 80,000 पर स्क्वायर फुट। एसडीबी ने 20,000 25,000 में मिल जाए तो एक तो 1/3 पैसा जाएगा, अथवा 3 टाइम वो ऑफिस बड़ी ले सकेगा, नंबर 1। दूसरा है कि यहाँ जो भी काम करेगा हमारा ऑफिस में जो भी स्टाफ मेंबर, तो बम्बई में जो खर्च लगता है उनके हिसाब से यहाँ उनको 30% कम लगेगा, क्योंकि रेंट भी कम है और लाइफस्टाइल भी कम है। तो ये फर्क पड़ेगा, ये बड़ा फायदा है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सूरत से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और बेहतर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखो, एयरलाइंस की आपने बात जो बनाई, तो हम बहुत टेंशन में है एयरपोर्ट के लिए, तो सूरत एयरपोर्ट के लिए खास, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था, ये बात मैं आपको बोलता हूँ 10 साल पहले की, आपको मालूम नहीं होगा, मगर 10 साल पहले जब भी सूरत का पॉपुलेशन 40 लाख का था, तभी एक भी फ्लाइट सूरत एयरपोर्ट में नहीं आती थी। और ब्रसेल्स में, बेल्जियम में जाता था तो ब्रसेल्स में 20 लाख का पॉपुलेशन और हर दिन 300 फ्लाइट आती थी। तो मैं कंपेयर करता था कि कहाँ ब्रसेल्स 20 लाख का पॉपुलेशन में 300 फ्लाइट चाहिए वो लोग, और हमारे सूरत में 40 लाख को एक भी फ्लाइट नहीं चाहिए, कैसी बात है? तो फिर हमने सोचा कि हम क्या करें उनके लिए। तो हमने एक ऑफिसर मिल गए, उसने बताया कुछ नहीं करने का है, आप 1-2 छोटा फ्लाइट प्लेन रेंट पर ले लो और आप लोग सूरत अहमदाबाद, सूरत राजकोट, सूरत भावनगर, सूरत मुंबई फ्लाइट शुरू कर दो छोटी। तो हमने 9 सीटर 2 प्लेन ले लिया और हमने 4 फ्रेंड मिलके हमने एयरलाइन शुरू कर दी। पहला एयरपोर्ट नहीं खुलता था, अगर हमारे को जाने का चार्टर्ड फ्लाइट करके तो 24 घंटा पहले बताना पड़ता था कि भाई एयरपोर्ट खोलो, हमको कल चार्टर्ड फ्लाइट लेके जाने का था। 10-12 साल पहले सूरत का यही सिचुएशन था। तो फिर हमने उसकी जो ये एयरलाइन शुरू की, वेंचुरा एयरलाइंस, तो क्या हुआ कि घाटा गया। हमने पहले सब लोग ने जो पैसा निकाला था उसमें आधा तो चला गया हवा में, क्योंकि घाटा ही जाएगा उसमें। तो फिर क्या हुआ कि एयरपोर्ट खुल गया, तो थोड़ा एयरलाइंस आने लगा। आते आते कोरोना के पहले एवरी डे फिर 35 फ्लाइट शुरू हो गई थी, 30 फ्लाइट, 35 आती थी, 35 जाती थी। मगर कोरोना के हिसाब से हमारा बेड लक, तो फिर 0 हो गया, एयरपोर्ट फिर कम हो गया। बाद में हमने जो ये अभी शुरू करते करते अभी एवरी डे 25 और 27 फ्लाइट आती है, 25-27 जाती है। मैं दुख की बात बोलता हूं कि सूरत को एयरलाइंस में, एयर ट्रैफिक में
बहुत उसको सजा मिली है, मैं ऐसे बोलूंगा। क्यों? कि मैं अभी गया था इंदौर। इंदौर का पॉपुलेशन 32 लाख, सूरत का 80 लाख। इंदौर में एवरीडे 100 फ्लाइट आती है और सूरत में 25। तो इंदौर में 100 आवे तो यहाँ तो 300 आनी चाहिए। तो उनके हिसाब से लास्ट टाइम का हमने आंकड़ा भी देखा तो नेशनल जो इंडिया में एयर पैसेंजर के हिसाब के सूरत का नंबर है 37 और पॉपुलेशन के हिसाब है 9। तो 9 में भाई एयर फ्लाइट भी 9 नंबर पर होता है ना, एयर पैसेंजर भी। ये 37 पर है। तो ये पूरा उनके हिसाब से अभी मैं अभियान उनका शुरू करने वाला हूं कि कोई भी संजोगों में 1-2 साल में सूरत में 100 फ्लाइट तो आनी ही चाहिए। और इंटरनेशनल की फ्लाइट दुबई, शारजहां और हांगकांग, सिंगापुर, ये सब तो होनी ही चाहिए, बैंकॉक, ये तो बहुत ही चीज है। तो इतना जितना हो सके इतना मेहनत करके उसमें ट्राई करेंगे। सूरत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपकी ये मेहनत जरूर कामयाब होगी। गोविंद काका, अभी हम आपको आर्टिसंस के बारे में पूछना चाहेंगे। हमारे जो आर्टिसंस हैं वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। इसको लेके आप क्या कोई कदम उठा रहे हैं? देखो, इसमें एट्रैक्शन कम तो हो गया है, आपकी बात सही है। तो जो स्किल है डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में, ये सब पुराने लोग हैं, इसमें तो है नया, उसमें डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में यंगस्टर कम आते हैं। तो हमने खुद ने लास्ट 10 साल से हमारा खुद का SRK इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके हमारा इंस्टीट्यूट खोला है कि हम यहाँ कैसे सबको स्किल दे सके। क्योंकि मैं मानता हूं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, एजुकेशन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। एजुकेशन वो तो हमारी आंख होती है, दृष्टि होती है, मगर उससे भी ज्यादा मैं महत्व देता हूं कि स्किल होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद कोई पढ़ाई के हिसाब से, एजुकेशन से हिसाब से सफल नहीं हुआ, मैं सफल हुआ स्किल के हिसाब से कि डायमंड में हमारी स्किल हो गई और स्किल के हिसाब के हम सफल हो गए। तो मैं मानता हूं कि जितना दे सके उतना ज्यादा से ज्यादा सबको स्किल दो। तो हम डायमंड बिजनेस में हैं, तो हम ज्यादा करके युवाओं को, यंगस्टर को कैसे स्किल दे सके डायमंड में, ऐसे हम कोशिश करते हैं और हमारा खुद का उसमें इंस्टीट्यूट। आपकी सोच और लीडरशिप से आपने जो स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट शुरू किया है, उसके लिए आपकी बहुत सराहना की जाती है। गोविंद काका, अभी हम आपको वर्क लाइफ से हटके आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे। गोविंद काका, आप आपके एवरीडे लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? ये बात है 1968 की, तभी मैं वर्कर था। तो में रविवार के छुट्टी ने दिन हम 3 फ्रेंड गांव में, शहर में घूमने के लिए निकले। तो जब वहां डोंगरे जी महाराज की कथा, ये भागवत कथा चल रही थी, उनका आवाज जैसे मेरा कान पर आया तो मेरे को समाधि लग गई। वो आज मालूम है कि वो समाधि थी, तभी मालूम नहीं हुआ था। तो ऐसे समाधि हो गई है, मैं वहां बैठ गया और मेरे साथ 2 फ्रेंड थे, वो कब चले गए कहा मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं बैठ गया। कथा शाम को जब 6 बजे खत्म हुई, बाद में आरती करके मैं सीधा मेरा, हमारा जो शेठ था, फैक्ट्री ओनर, उनके पास चला गया। मैंने उनको बोला कि अभी मैं 7 दिन काम पर नहीं आऊंगा, मेरे को ये कथा सुनने का। तो बोला कि तू जो काम कर रहा है रूटीन का, तू अगर एक काम नहीं करेगा तो उसके पीछे मेरा आर्टिस्ट 8 लोग बैठेंगे, तो तेरा काम तो हर दिन 20 डायमंड तो बनाना ही पड़ेगा। फिर हम दोनों ने रास्ता निकाला कि मैं पूरा दिन कथा सुनूं, रात को मैं जाऊं शाम को 6:30 बजे और रात को 12-1 बजे तक मैं 20 डायमंड रूटीन का बना दूं। तो बराबर हो गया।
कथा में क्या हुआ, मेरी लाइफ वहां से बनी। ये डोंगरे जी महाराज ने बोला कि ये सृष्टि का नियम है कि आप जो भी कुछ दो वो आपको मिलता है सामने से। अगर आप किसी को प्रेम दो तो आपको प्रेम मिलेगा, अगर नफरत दो तो नफरत मिलेगा, अगर आप पैसा दो तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप मान दो तो आपको मान मिलेगा। फिर उसने एग्जाम्पल दिया कि आप लोग सब हृदय को पूछो कि आपको मान चाहिए, तो मैंने पूछा मेरा हृदय को, मेरे को तो चाहिए, क्योंकि तभी वो अभी बच्चे को हम मान देते, वो टाइम पर इतना नहीं मिलता था। तो बोला मुफ्त में मिलेंगे, तो हमने तो आनंद आ गया। तो बोला कैसे मिलेंगे, कि आप हिमालय में चले जाओ, वहां लाखों पहाड़ियां है, वहां जाके कोई बड़ा आवाज से बोलेंगे भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। वहां जाके अगर वो कोई बोले तेरा सत्यानाश होगा, तो 10-20 बार आवाज आओ तेरा सत्या। ऐसे ये सृष्टि का नियम है कि आप जो कुछ भी दो आपको अनेक गुना वापिस मिलता है। तो आप सबको मान देने को शुरू करो, आपको मान मिलेगा। तो मेरे को ये बराबर लगा। मैं दूसरे दिन फैक्ट्री में जाके, हमारे फैक्ट्री में 40 यंगस्टर काम कर रहे थे, हम सब लोग, मेरे को सब गोविंदा बोलते थे क्योंकि मैं 17-18 साल का था और फैक्ट्री में 15 से 25 साल का सब लोग काम कर रहे थे। तो मैंने सुबह जाके भगवान भाई को हम भगो बोलते थे, मैंने दूसरे दिन जाके बोला भगवान भाई, वीरजी भाई, कांजी भाई। तो सब लोग को मेरा मश्करी करने लगा, ए गोविंदा नु खई गयो से, खिचक गया है। तो मैं कुछ नहीं बोलूं, खाली हंसी दूं, क्योंकि उनका इतना चमत्कार हो गया 2 महीने में कि शेठ चाय मंगावे, उनकी बाजू में मेरे बगल के मेरे को बिठावे, आधी चाय मेरे को पिलावे। और अगर फैक्ट्री में कोई मेरा अपमान करने को आवे तो 3 लोग आ जाए, गोविंद भाई का नाम मत लेना, ये गोविंदा। 2 महीने में मुफ्त में गोविंद भाई हो गया। तो मैंने बोला ये फॉर्मूला बहुत अच्छी है। फिर मैंने, मेरा छोटा भाई पढ़ रहा था, 6 साल छोटा था, वहां से मैंने शुरू किया, उनको भाई बोलने का शुरू किया, आप बोलने का शुरू किया। तो उनके बाद पूरी लाइफ में मैंने कभी किसी को तू नहीं बोला, मैं आप ही बोलता हूँ। मेरा भतीजा है तो मैं आप बोलता हूँ, भांजा है तो अभी आप बोलता हूँ, भांजा का बेटा, भतीजा का 3rd जनरेशन, सबको मैं आप करके ही बुलाता हूँ। तो उसका क्या नतीजा हुआ कि 50 साल से किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, क्योंकि ये सब लोग को मान दिया तो मेरे को मान मिला। इतने नहीं, जब हमने 1970 में फैक्ट्री शुरू की, तभी तो 2 वर्कर के साथ शुरू की थी, बाद में तो वर्कर सब आए तो हम सबको आप बोलते थे। तो वो वर्कर क्या बोले, ए चलो चलो शेठ बहुत सारा से, हमने अपने आप के तमे के। અને ऐसे जो वहां कंपनी 5 साल में पहुंचने की थी वो 2 साल में पहुंच गई। तो उनके हिसाब से ये पूरी दुनिया में जीत। तो जैसे मैं डोंगरे जी महाराज के प्रभाव में हूं, तो मेरा लाइफ अभी उनके हिसाब से बना। तो मेरा लाइफ स्टाइल पूरा दिन का ऐसा है कि मैं सुबह 7 से 10 मेरे लिए जीता हूं। मेरे लिए मीन्स वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा, पूजा, ब्रेकफास्ट, और ये सब जो सुबह में काम वही मेरे लिए करता हूँ। 10 से 12 ओनली सोशल, मैं दूसरे के लिए जो करने का है वही करता हूँ। और 12 से 7 ओनली बिजनेस, और 7 के बाद ओनली फैमिली। ये मेरा लाइफ स्टाइल है। आपको जान के आनंद होगा कि पूरा लाइफ में मैंने शाम को 7 बजे के बाद बिजनेस की कोई बात फोन में नहीं भी नहीं की कभी, और फैमिली के लिए ये क्वालिटी। और 10 से 12 जो सोशल है उसमें एजुकेशन आ जाए, क्योंकि एक रिलीफ सेंटर हमारा 30 साल से चलता है, वहां मैं आम जनता को मिलता हूँ जिसको कोई काम दे। तो वही ये बहुत आनंद आता है कि 10-12 लोग का एक स्टाफ रखा है, और वहां जाके एक फॉर्म भरने का सब कर, मैं तो आधा घंटा जाता हूँ तो सब काम उसमें छुपट जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है, फिर मेडिकल में, हॉस्पिटल में जाते हैं आदो। अगर कोई किसी को स्कूल का काम है, सोशल है, तो सबको ये सोशल ऑफिस ही आने का, कोई मेरी ऑफिस में आके बिजनेस टाइम में नहीं आने का, ऐसा करके रखा है। तो बहुत अच्छा लाइफ जा। काका,
सबको आपसे सीखना चाहिए कि पर्सनल, सोशल, बिजनेस एंड फैमिली टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। गोविंद काका, आप हमको आपके लाइफ का मंत्रा एक शब्द या एक सेंटेंस में बता सकते हैं? बहुत अच्छा। देखो, 2003 में जब हमको DBS का मेंबर बना, तो नेशनल मीडिया ने मेरे को पूछा था कि आपका सफलता का राज, जो आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा आनंद आया एक क्षण अगर याद करें तो कौन सा है। तो मैंने बोला कि मैं गांव था, 10-11 साल का था, पहली बार मेरी पास हाथ में साइकिल आई, और साइकिल के सीट ऊपर तो नहीं बैठ सकता, छोटा था, तो आगल दांडी ऊपर बैठ के जो पहला पेडल लगाया, ये जो आनंद आया, ये जिंदगी में सबसे ज्यादा था। क्यों? कि मैंने जिंदगी में पहली बार व्हील पर गति किया था लाइफ में। तो ऐसे डोंगरे जी महाराज बोलता है, सुख दुख ये मन का खेल है। सुख दुख, पैसे से सुख दुख नहीं मिलता है, ये मन का खेल है। देखो, वो साइकिल इतना आनंद दे गई, मगर आज मेरे को साइकिल लेके ऑफिस जाना पड़े तो दुख होगा। ला भाई, साइकिल तो वही है, हम वही है। तो मैंने वो मीडिया, नेशनल मीडिया को आंसर दिया था कि मैं एक सेंटेंस में नहीं, एक शब्द में बोल दूं कि स्वीकार। मेरा स्वभाव में स्वीकार है कोई भी बात का, इसलिए मैं सफल हूं। क्योंकि मैं कोई भी पूछता, कोई भी मेरे को बोले, मैं नेगेटिव समझता ही नहीं। पहला उनकी बात सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, उसमें हमारा काम के कितना इतना रखता हूँ मैं, मगर पहले से मैं ना नहीं बोल देता, कोई भी बात का स्वीकार करता हूँ। तो मेरा स्वभाव पॉजिटिव थिंक है। तो उनके हिसाब से मैं एक यंगस्टर के लिए थोड़ा उसमें बता दूं कि राज, मेरे को सफल होने का जो राज है, वो मैं भी सोच रहा था स्वरा बेन, कि मैं खुद को ऐसे करता हूं कि मेरे को सफलता क्यों मिली, मेरे को पैसा क्यों मिला, मेरे को कीर्ति क्यों मिला, मेरे को मान क्यों मिला, लोग मेरे को क्यों मानते हैं? क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं गांव का गवार लड़का, मेरा फादर जो है जनरेशन टू जनरेशन में वो खेत में काम, आदिवासी जीवन जिया, तो कोई फैमिली का भी बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरे को इतना सफलता क्यों मिली? मगर मेरे हाथ में 15 साल पहले एक बुक आ गई। बुक का नाम था $1 बिलियन बुक। किसी ने गुजराती में बनाई थी, मैंने पढ़ी। ये बुक में 300 बिलियनर ने सेंटेंस लिखा था कि अगर आपको सफल होने का है तो सफलता का राज क्या है। तो ये बुक मैंने पढ़ी, मेरा आंसर मिल गया कि मैं सफल क्यों हुआ। क्यों? कि 300 बिलियनर ने मिलके जो सेंटेंस लिखा था कि अगर आपको सफलता करना है तो आपको ये करना चाहिए। तो ये उसमें से 80-90% तो मेरा स्वभाव में ही था। तो मेरा जवाब मिल गया कि कुछ भी ये दुनिया में मिलता है स्वभाव से मिलते। अपना स्वभाव सुंदर होता है तो हम सफलता मिलती ही है। क्यों? कि डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलते हैं, जो जिसका स्वभाव अच्छा होता है वो भगवान को भी बहुत प्यारा लगता है। तो अपना स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। तो भगवान की कृपा से ये आपको जान के आनंद होगा, मैंने 40 साल से क्रोध नहीं किया, और इतना बड़ा कारोबार, 7,000 लोग काम कर रहे हैं, 1.8 बिलियन में 14-15 हजार करोड़ का कारोबार है, इतना बड़ा, फिर भी क्रोध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैं इसलिए मेरी बड़ाई के लिए नहीं, मैं सबको मैसेज देता हूं कि हम लोग मानते हैं ना कि हम क्रोध नहीं करें तो बच्चे नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये हमारी अज्ञान का दूर करके अगर हम क्रोध करने को बंद कर दे तो जीवन जीने जैसा अमृत से भरा हुआ है। ये जीने का जीवन भर जी लेना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल गोविंद काका, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जितना सरल है कहने में, उतना ही मुश्किल है लोगों को अपनाने में, कि हम क्रोध से दूर रह सके।
मगर क्रोध किसको आता है? क्रोध अज्ञान को आता है, क्रोध अभिमानी लोग को आता है। क्योंकि क्रोध का जन्म होता है कि मैंने जैसा सोचा ऐसे नहीं हुआ। तो हम क्या भगवान है कि हम सोचे ऐसे हो जाए? वो स्वीकार कर लेने का, बस क्रोध नहीं आएगा। हम जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, भाई हो गया सो हो गया। अभी साक्षात भगवान आवे फिर भी नहीं कर सकते कि उसको भाई एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर जैसे था ऐसे कर दो, हो गया। बाद में हमारे हाथ में कौन सा समय है, उसमें हम अच्छा क्या कर सकते? सामने वाला जिसने एक्सीडेंट किया उनका ही दोष था, मगर उनको भी वो भाई तेरा कोई इंटेंशन तो खराब नहीं था, चलो तेरे से गलती हो गई, अभी तेरे को क्या मुश्किल है, मैं मदद करने को तैयार हूँ। देखो, सुख 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 हो जाए। काका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम सबको पेपर पेन लेके ये सब नोट करना चाहिए और आपके दिए गए अमूल्य शब्दों का निजी जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। गोविंद काका, आपके हिसाब से सफलता या सक्सेस का क्या मतलब है? आपके लिए ये क्या मायने रखता है? देखो, कभी भी कोई भी यंगस्टर को मैं खास मैसेज देना चाहता हूं कि कभी भी एग्रेसिव होके कोई काम नहीं करे, धीर गंभीर होके करे। ऐसा नहीं कि हमको कुछ नहीं करने का, करने का है, मगर हजारों शाखा है काम करने की। अब जो भी काम करना चाहे उसमें सबसे पहले 1000 दिन का, इन 3 साल का प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो, 3 साल का। और यही उसमें ही आप प्रैक्टिकल नॉलेज लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगा, सफलता 100% मिलेगा। दूसरा, जल्दी धीर गंभीर में अपनी ताकत का लगाने का, कि मेरी क्या ताकत है। अभी हम ऐसा बोले कि हम कुछ भी कर सके, भाई मैं कुछ भी हूं, गोविंद काका कुछ भी हूं, मगर मैं 1000 किलो वेट नहीं ले सकता। मेरी ताकत 20 किलो लेने की है, 20 का मैं 25 ले लू, 30 ले लू, मगर मैं 100 नहीं ले सकता। ये मेरे को मालूम होगा, अगर मैंने 100 किलो वेट ले लिया मैं गिर जाऊंगा, इंजूर्ड हो जाएगा, मर भी जाऊंगा। तो ये हमको सोचना चाहिए। तो यंगस्टर को खास के आपको धीर गंभीर रहने का है, और ऑनेस्टी मत बी इंपॉर्टेंट। सत्य की बहुत बड़ी ताकत है, सत्य को कभी भी नहीं जाने देने का, सत्य को संग्रह करके जो भी काम होवे वो करने का। और ऑनेस्टी जो होगी तो कोई हमको, मॉरल वैल्यू मस्ट बी इंपॉर्टेंट। मॉरल होगा तो पैसा नहीं है, तो मॉरल है तो पैसा आएगा। मगर पैसा जो कितना भी होगा, मगर मॉरल ऐसा पैसा से नहीं मिलेगा। ये हमको खास याद रखकर, सफलता का मीनिंग हम मानते हैं कि हमको पैसा मिल गया, हम सफल हो गया, उससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। सफलता का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन। हमको कितना जीवन में आनंद आया, हम कितना आनंद से रह सकते हैं, कितना आनंद अंदर भरा हुआ है, सेटिस्फेक्शन है, ये सफलता। गोविंद काका, आपके एक एक शब्द फ्लॉलेस क्लैरिटी के डायमंड की तरह है। काका, गुजरात डायमंड्स के अलावा खानपान में भी बहुत माना जाता है और वहाँ के लोग में एक खास बात है कि उनको खिलाने का भी बहुत शौक होता है। तो आपको खाने में क्या पसंद है? मैं बहुत खाने में इतना रुचि नहीं रखता, क्योंकि मेरा खाना लास्ट 40-50 साल से एक ही है, दाल भात शाक रोटी कढ़ी खिचड़ी, और बस। ज्यादा मैं इतना नहीं, तलेला तीखा बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ को भी अनुकूल नहीं है। फिर भी मैं 45 साल से यूरोप, हर साल 30 साल तक गया, यूरोप अमेरिका पूरा वर्ल्ड में। मैंने पूरा वर्ल्ड में नियर टू 100 कंट्री में मैं गया। और अभी हम जहां भी जाए यूरोप अमेरिका, वहां इंडियन रेस्टोरेंट मिलती है। मगर 45 साल पहले जब हम लोग जाते थे तभी कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं थी, और वेजिटेरियन मिलने का बहुत प्रॉब्लम था। तभी हम साथ में थेपला और भाखरी ले जाते थे, और वहां 2-2 वीक 3 वीक रहते थे।
फिर भी होटल में जो गरम स्टोली आती है इलेक्ट्रिक की गरम प्लेट, उसके ऊपर भाकरी और थेपला गरम करके खा लेते, मगर बाहर का नहीं खाते थे। ये राज है। तो हम तो सीधा साधा दाल भात चाट रोटी का आदमी। In short, simple eating is the key to nourishing both body and soul. गोविंद काका, आपका कोई फेवरेट है इंडियन फिल्म सिनेमा में? पहले बहुत देखा, जब युवा नहीं थी तभी। तो हमारा जो समय में था, शोले, लविंग टोक्यो, खानदान, ये सब पिक्चर था। लास्ट 20 ईयर से मैं पिक्चर कम देखता हूँ, मगर अभी कोई पिक्चर का गाना आ जाए, कोई पिक्चर देखना होता है तो मेरे को कंटाला नहीं आता, फिर मजा ही आता है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ। पहले अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है, ऐसा मेरा मन में, मेरा विचार में, मेरा स्वभाव में है ही नहीं। क्योंकि मैं मानता हूँ पुराना बहुत अच्छा था इतिहास, मगर फ्यूचर इससे भी अच्छा है। तो सब लोग मानते हैं कि बच्चे लोग अभी आउटलाइन में जाते हैं, बच्चे लोग बिगड़ गए हैं, युवा वर्ग। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जो युवा लोग हैं वो हमारे से अच्छा ही है, क्योंकि अभी दुनिया ही अच्छा है। हमारे से दुनिया भी अच्छी है, मानस भी अच्छा है, समय भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और अभी जो जीने का ये दुनिया है वो स्वर्ग जैसा है, जीने जैसा है, जी लेना चाहिए। काका, आपने जैसे कहा कि आप वर्ल्ड में और इंडिया में काफी जगह गए हैं, आपकी कोई पसंदीदा जगह जहां आप बार बार जाना चाहेंगे? या हिमालय, ऋषिकेश, हरिद्वार, हिमालय, फिर माने तो यूरोप, यूरोप में भी बहुत है। क्रूज बहुत लेते हैं, और अलास्का में 2 बार जाके आए। तो ये नेचर जहां भी ज्यादा है, झाड़ पहाड़ एंड पानी, ये मेरे को ज्यादा पसंद। आखिर में काका, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको जो इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं, कि किन किन बात का ध्यान रखना चाहिए और कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं? बहुत अच्छा स्वरा, ये बात तो हमारे को हो गई, मगर मैं लास्ट में इतना ही बोलता हूं कि इफ यू वांट प्रोग्रेस, यू गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आपको अगर प्रोग्रेस चाहिए तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, हार्ड वर्क करो, और वो भी मॉरल एथिक्स के साथ। तो आप मॉरल वैल्यू अगर टिकेंगे तो आप जरूर टिक जाएंगे। और देखा देखी बंद, दिखाड़ा मत करो। देखो, दिखावा हम कुछ भी करें, रियलिटी सबको मालूम हो ही जाते हैं हम असल में कौन है। तो दिखावा बंद, रियलिटी जैसा हम है ऐसा ही दुनिया को बताओ और आगे बढ़ो। नमस्ते। थैंक यू सो मच काका, आपने हमसे इतनी बात करी और इतना समय दिया। जिसने भी हमारा पॉडकास्ट सुना होगा उन्होंने काफी इनवैल्यूएबल चीजें आज आपसे सीखी होंगी। नमस्ते, बहुत अच्छा स्वरा बहन जी, बहुत आनंद आया, आपने इतना समय दिया। और सब मेरा जो ये देखने का जो भी कोई होगा, उसको सबको प्रणाम करके, अगर मैंने जो कुछ किया उसमें आपको अच्छा लगा तो भगवान ने मेरे द्वारा बुलाया है, अगर कोई गलत लगा तो क्षमा याचना। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद काका।